कुछ समय पहले हमने डिफॉल्ट बेल के बारे में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन देखा था। सेम टॉपिक पे एक और केस आ गया है जिसका नाम है एम रविंद्रन वर्सेस इंटेलिजेंस ऑफिसर, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, और ये केस 26/10/2020 को डिसाइड किया गया है। इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की 3 जजेस की बेंच ने कहा कि सेक्शन 167(2) ऑफ सीआरपीसी को डील करते समय कोर्ट बहुत ही रिजिड या फिर फॉर्मलिस्टिक अप्रोच नहीं अपना सकती, बिकॉज ये प्रोविजन आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़ा हुआ है। अब देखिए, सेक्शन 167 ऑफ सीआरपीसी में सिंपल सा यही दिया गया है कि मजिस्ट्रेट के पास पावर है फॉर ऑर्डरिंग अ डिटेंशन ऑफ एनी पर्सन जब उसको 24 घंटे के बाद मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया है। अब जाहिर सी बात है कि यहाँ पर किसी पर्सन की लिबर्टी को हम कर्टेल कर रहे हैं और इसीलिए आर्टिकल 21 भी यहाँ पर आ जाता है। अब पहले हम इस बारे में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी हम आपको डिफॉल्ट बेल का मतलब समझा देते हैं। अब देखिए, किसी भी पर्सन को गिरफ्तार करने के बाद 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है। ऐसे में मजिस्ट्रेट उसको पुलिस कस्टडी में भेज सकता है, लेकिन अगर उस पुलिस कस्टडी के दौरान इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी यानी कि पुलिस को कोई भी साक्ष्य नहीं मिले तो अक्यूज को बेल ग्रांट कर दी जाती है। इसी को हम डिफॉल्ट बेल कहते हैं। कोर्ट ने इस केस में कहा कि अगर हम सेक्शन 167(2) को आर्टिकल 21 के साथ पढ़ें तो हमको पता चलता है कि ये सिर्फ एक लीगल प्रोविजन नहीं है, बल्कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड है कि किसी भी व्यक्ति को डिटेन ना किया जाए एक्सेप्ट इन अकॉर्डेंस विद द रूल ऑफ लॉ। आगे कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 167(2) के तहत इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी के लिए ये मस्ट है कि वो प्रिस्क्राइब टाइम पीरियड में ही एविडेंसेस को कलेक्ट कर ले, और अगर वो एजेंसी ऐसा नहीं कर पाती तो अक्यूज को डिटेन नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने इस प्रोविजन का ऑब्जेक्टिव भी बताया और कहा कि इस प्रोविजन का ऑब्जेक्टिव इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स को जल्दी जल्दी काम करने के लिए कंपेल करता है, क्योंकि उनके ऊपर एक टाइम लिमिट होती है। इसके अलावा ऐसे प्रोविजन से ये भी इंश्योर किया जाता है कि कोर्ट किसी भी केस को बिना डिले के सुने। कोर्ट ने यह भी कहा कि 167(2) का जो इंटरप्रिटेशन है उसको उसके ऑब्जेक्टिव्स के साथ पढ़ना होगा। इसमें से पहला है इंश्योरिंग अ फेयर ट्रायल, फिर है एक्सपीडिशियस इन्वेस्टिगेशन, और तीसरा रेशनलाइज्ड प्रोसीजर ऑफ लॉ, जो कि सोसाइटी के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सके। तो टोटल यहाँ पे 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं। अब देखिए, यहाँ पर कुछ बातें कोर्ट ने डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस के बारे में भी कही कि जहां पर भी एम्बिग्युइटी लगती है इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ पीनल प्रोविजन, तो उस केस में कोर्ट को उस इंटरप्रिटेशन को फेवर करना चाहिए जो कि अक्यूज के राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए बनाए गए हैं। और ये जो प्रिंसिपल है ये सिर्फ सब्सटैंटिव पीनल प्रोविजंस पे ही नहीं बल्कि प्रोसीजरल पीनल प्रोविजंस पे भी लगेगा। अब आइए समझने की कोशिश करते हैं कि कोर्ट ने यहाँ पर क्या कंक्लूड किया। सबसे पहले तो कोर्ट ने ये कहा कि जहां पर भी अक्यूज एप्लीकेशन फॉर बेल डाल देता है आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड, जिसके लिए उसको पुलिस कस्टडी में भेजा गया है, वहां पर यह माना जाएगा कि अक्यूज ने अपनी राइट्स को एक्सरसाइज किया है इन रिगार्ड्स टू डिफॉल्ट बेल। अब देखिए, पिछले केस में यूएपीए यानी कि अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के अंतर्गत इंटरप्रिटेशन की बात की गई थी। हाउएवर यहाँ पर सेक्शन 36 ऑफ एनडीपीएस एक्ट की बात है। अब देखिए, वैसे तो सेक्शन 162 में टोटल 90 डेज तक की पुलिस कस्टडी में भेजने की पावर है मजिस्ट्रेट को। हाउएवर जब हम इसको एनडीपीएस एक्ट के साथ पढ़ते हैं तो 180 डेज तक अक्यूज को हिरासत में रखा जा सकता है, लेकिन जब ये पीरियड एक्सपायर कर जाएगा तब कोर्ट को अक्यूज को छोड़ना पड़ेगा ऑन बेल विदाउट एनी फर्दर डिले। कोर्ट ने आगे ये भी कहा कि जो अक्यूज की राइट है टू बी रिलीज्ड ऑन डिफॉल्ट बेल, ये उस समय पे भी एनफोर्सेबल रहेगी जबकि बेल एप्लीकेशन पेंडिंग हो। मतलब पेंडेंसी के दौरान भी अगर स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड कंप्लीट हो जाता है तो भी अक्यूज के पास राइट है टू एक्सरसाइज हिज राइट ऑफ डिफॉल्ट बेल। इसके अलावा कुछ और चीजें बताई कोर्ट ने जिसका असर अक्यूज की राइट टू डिफॉल्ट बेल पे नहीं पड़ेगा। फर्स्ट थी पेंडेंसी ऑफ बेल एप्लीकेशन, और सेकंड है चार्जशीट फाइल करने या फिर रिपोर्ट फाइल करने के लिए जो एक्सटेंशन मांगा गया है बाय द प्रोसिक्यूशन, उसका भी इस राइट पे असर नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर अक्यूज ने डिफॉल्ट बेल के लिए अप्लाई नहीं किया है और उसी के दौरान चार्जशीट, एडिशनल कंप्लेंट या फिर रिपोर्ट
फाइल करने के लिए एक्सटेंशन मांगा जाता है तो अक्यूज की जो राइट है ऑफ डिफॉल्ट बेल वो एक्सटिंग्विश हो जाएगी। ऐसे में मैजिस्ट्रेट के पास लिबर्टी है फॉर टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ द केस या फिर ग्रांट टाइम फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन। हाउएवर, अगर ये सिनेरियोज बनते हैं तब भी अक्यूज को बेल पे छोड़ा जा सकता है। मतलब फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए अक्यूज का पुलिस कस्टडी में रहना जरूरी नहीं है। इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। अब देखिए ये पॉइंट अंडरस्टूड है, बट फिर भी कोर्ट ने इसको क्लैरिफाई कर दिया कि अगर डिफॉल्ट बेल के केस में भी अक्यूज्ड टर्म्स एंड कंडीशंस से कंप्लाई नहीं कर पाया और बेल ऑर्डर पुलिस कस्टडी के दौरान का है तो उस केस में उसका डिटेंशन वैलिड हो जाएगा। अब देखिए राइट टू डिफॉल्ट बेल पे जो इसके पहले जजमेंट आया था उसका नाम था विक्रमजीत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब और इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की 3 जजेस की बेंच ने ये हेल्ड किया था कि राइट टू डिफॉल्ट बेल सिर्फ एक स्टैट्यूटरी राइट नहीं है अंडर सेक्शन 167(2) ऑफ सीआरपीसी, बट इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ जो कि आर्टिकल 21 में मेंशन किया गया है एज एन एक्सेप्शन टू राइट अगेंस्ट डिटेंशन। तो ये था हमारा एनालिसिस सुप्रीम कोर्ट के उस जजमेंट का जिसमें सेक्शन 167(2) के ऊपर जजमेंट दिया गया है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और हाँ, इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय हिंद।